बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं और हमेशा की तरह कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिन पर रोशनी डालना, जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो जी आज के जो टॉपिक्स हैं वो तालीम के हवाले से हैं, तालीमी निज़ाम के हवाले से हैं। एजुकेशनल पॉलिसीज़ को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको हम जो है वो हाईलाइट करेंगे आज के प्रोग्राम में। और बिलखुसूस हम जो है वो नौजवानों के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तालीमी निज़ाम के हवाले से जब हम बात करेंगे तो यकीनन कामयाब तालीमी निज़ाम को किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। एक कामयाब तालीमी निज़ाम होता क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। और इसके लिए टीचर्स का जो रोल है, असातिज़ा कराम का जो किरदार है, उसको आज के प्रोग्राम में हम हाईलाइट करेंगे कि टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है। असातिज़ा कराम का तरबियत याफ्ता होना, उनको ट्रेनिंग्स देना कितना ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, इसके लिए कितनी एफर्ट करनी होगी, स्टेट का इसमें क्या किरदार है। ये बहुत सारे ऐसे सवालात, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जिनको आज हम हाईलाइट करने जा रहे हैं, जिनका हल भी ढूंढेंगे और जानेंगे कि टीचर्स ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है और इस अहमियत को, इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है। कौन लोग मैदान में आएंगे, कौन लोग एफर्ट करेंगे, कौन इनिशिएटिव लेगा, इस पर भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। जबकि आज का जो दूसरा जो है हमारा टॉपिक है, उसके हवाले से भी आपको बताएं कि वो भी नहायत इंटरेस्टिंग है और उसमें जो है हम बच्चों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे। स्पेशली बात होगी जहाँ तालीमी निज़ाम को डिस्कस करें, वहीं हम जो है वो इम्तहानात के प्रोसीजर को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसीजर है, इम्तहानात का हमारे यहाँ जो एक दस्तूर है, एक रिवाज है, या यूँ कहा जाए कि ये ज़रूरत है, इस ज़रूरत में भी हमें नज़र आता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब ये महज याद दहानी की एक आजमाइश है कि एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की मेमोरी कितनी शार्प है, या हम जो है उसको किस तरह से क्रैमिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं कि बच्चे ने जो रट्टा लगाना है उसके बाद एज इट इज़ अगर वो पेपर पर लिख देता है तो ही वो जो है वो डिग्री होल्डर बन सकता है, या फिर अप टू द मार्क है, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, उसकी ग्रेड्स अच्छे आएंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो कि वालिदैन की जानिब से भी पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसके हवाले से कंफ्यूज रहते हैं। तो आज स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन भी हम जो है वो दूर करेंगे कि इम्तहानात का बेसिक जो है वो मकसद क्या है, इस पर्पस को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन फिर जो है वो अगर कोई हमें नज़र आती हैं कि कुछ ख़राबियाँ हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो नुकसान का सबब बन रहे हैं, उनको ना सिर्फ ट्रिगर आउट किया जाएगा बल्कि उनके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉल्यूशंस कौन प्रोवाइड करेगा? हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे, जिनसे मुलाकात भी होगी और गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा, जिनसे हम ये जानेंगे कि कितना ज़रूरी है तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए कि टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए। इस हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। स्टूडेंट्स से हम कहेंगे कि ज़रूर पार्टिसिपेट करें। टीचर्स से कहेंगे, जो टीचर्स इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, तो वो भी सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रेनिंग पॉसिबल बनाई जा सकती है। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी प्यारी सी गेस्ट सुमेरा जबीन, उनको वेलकम करते हैं। एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुमेरा, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुमेरा के साथ आज की जो दूसरी मेहमान हैं, आप सब उनको जानते हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। ताइब ज़हरा, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आज के जो हमारे तीसरे मेहमान हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं। जहांजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं जवान पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जहांजेब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने मेहमानों का तारुफ करा चुके हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुमेरा से। सुमेरा, आज का जो पहला टॉपिक है, एक तो हम इसको अगर डिवाइड करें, कामयाब तालीमी निज़ाम और फिर उसमें टीचर्स का किरदार और फिर टीचर्स की ट्रेनिंग, इन तमाम तर चीज़ों को कैसे दिखती हैं? अच्छा हुमा, ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है क्योंकि मैं चाहती थी कि ये टॉपिक होना चाहिए कि जिससे पता चले
कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स ही वो लोग हैं जो कि पूरे माशरे को तश्कील देते हैं। हमारे यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं जब अपने क्लासरूम में खड़ी हूँ, मैं जो कुछ सिखा रही हूँ वो मैं इनकलकेट कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही माशरे का आप कह लें कि आगे मामार है। तो इसलिए मेरी ट्रेनिंग जो है, अगर मैं ही ट्रेन टीचर नहीं हूँ, मुझे ही लूप होल्स, प्रोसीजर्स, मेथडोलॉजीज वो सब नहीं आते, तो मैं वो कैसे इनकलकेट कर सकूंगी? क्योंकि अब टीचर की जो डेफिनेशन है दैट इज़ टोटली चेंज्ड इन द सेंस कि पहले हम टीचर का एक पर्सपेक्टिव आता था कि बहुत सख्त सा डंडा लेके टीचर जो है वो खड़ा होगा, लेकिन अब आइडियोलॉजी इज़ टोटली चेंज। डेफिनेशन जो है वो टीचर की वो ये है कि टीचर इज़ जो है इज़ अ डायरेक्टर्स जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और द मेन थिंग इज टीचर इज़ द मोटिवेटर। वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके माइंड में इनकलकेट कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि ट्रेनिंग की, लाइसेंस की, तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तारीख गवाह है कि 100 सालों में उन्हीं ममालिक ने तरक्की की है जिन्होंने ट्रेनिंग लाइसेंस दिए हैं। अच्छा, ठीक है। जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे मैं कैसे जान सकती हूँ कि नए तौर तरीके कैसे हैं, नई मेथडोलॉजीज क्या है। एज नेपोलियन सेड, उसने इस चीज़ पर एम्फसाइज किया कि बीइंग अ टीचर आपको जो है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं तो आपका हर लफ्ज़ जो है वो इनकलकेट कर रहे हैं, वो सीड बो रहा है दूसरे के माइंड में। सक्सेस का भी हो सकता है और फेलियर का भी हो सकता है। तो आपका जो टीचर है डेट इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, आपके वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, कि मेरा एक एक वर्ड जो है वो मेरे स्टूडेंट के माइंड पर लिख दिया जा रहा है और वो एक छाप छोड़ेगा। उसका इम्पैक्ट कितना ज़रूरी है कि उसके हवाले से टीचर अवेयर हो, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। ताइद, आप क्या कहना चाहेंगी कि टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? टीचर्स की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन के बाद जो बच्चे का पहला इंटरेक्शन होता है, जब वो तालीम या सीखने के अमल में आता है, वो टीचर का ही होता है रोल। तो टीचर्स आर एक्चुअली रोल मॉडल्स टू द स्टूडेंट्स। उनके लिए पहला रोल मॉडल, उनके लिए लीडर वो होते हैं। सो वो अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, कुछ चीज़ें तो वो डायरेक्ट ले रहे होते हैं टीचर से, लेकिन जो अनकॉन्शियसली वो चीज़ें वहाँ से पिक कर रहे होते हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं कि टीचर वो कॉन्शियसली करे। क्योंकि अक्सर में हमारा जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम, वो बहुत ही सीधा साधा सा है और वो मुसलसल इतने सालों से वैसा ही चलता आ रहा है कि बस पढ़ाना है, नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करना है और बच्चों ने उसको सीख लेना है, उसका इम्तहान देना है और दैट्स इट। लेकिन जो अब है टीचिंग इज़ द मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ चेंज्ड। अब जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेशन की तरफ चला गया है। अब टीचर जो है उसको फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा, सहूलतकार बनना पड़ेगा, वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके काम करना पड़ेगा। सिर्फ आप नॉलेज उनको रटवा नहीं सकते, लिख के दे नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टीचर्स, हम लोग कहते हैं कि सीखने का अमल इंसान की ज़िंदगी के हर मरहले पे ज़रूरी है। बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है असातिज़ा को कि वो सीखें कि किस तरह बच्चों को सिखाना है, नई जो चेंजेस आ रहे हैं मेथडोलॉजीज़ में, उनको सीखें और फिर वो आगे सिखाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसी इम्पोर्टेंस को हम उजागर कर रहे हैं और इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है इस पर भी एम्फेसिस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जहांजेब इस टॉपिक पर आप? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट से बिल्कुल एग्री करूँगा। ये एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है और जहाँ ये सेंसिटिव है वहीं पे ये सबसे इग्नोर्ड भी है। हमारे माशरे ने हमेशा से तदरीसी अमल को और उस्ताज़ा कराम को, या उस्ताज़ा कराम की जो नशोनुमा है जिसको ट्रेनिंग हम कहेंगे, उस पर हमेशा कदगन लगाई हैं या फिर उन्हें हमेशा बैक बेंच पे रखा है। सही। ये एक बड़े ही अनफॉर्चुनेट, और मैं कई प्लेटफॉर्म पे ये बात उजागर कर चुका हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो 64% पॉपुलेशन है, वो ऐसे उस्तादों के हाथ में है जो खुद ट्रेंड नहीं है, जिन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये गाड़ी किस रास्ते पे लैंड करेगी। डॉक्टर मार्थन एक बड़ी ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनकी 100+ बुक्स हैं एजुकेशन के हवाले से। उन्होंने अपनी एक किताब में बड़ा अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कहा था कि जनाब एक अनप्रोफेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि एक अनप्रोफेशनल टीचर एक ऐसे घोड़े की मानंद है जो बेलगाम है। अच्छा। और उस पे आपने अपने बच्चे को बिठाया है और वो बेलगाम घोड़ा भागे जा रहा है। बिल्कुल। और उसका लगाम पकड़ने वाला कोई नहीं है। फेस कर रहा है, वो कहाँ जाके रुकेगा ये नहीं पता। जहांजेब कंटिन्यू करते हैं, मुझे ब्रेक ही जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, जहांजेब से ही बात करते हैं।
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। कामयाब तालीमी निज़ाम क्या है और कितनी ज़रूरत है इस वक्त हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को, कि हम कामयाब तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करें और इस ज़रूरत को पूरा करें कि किस तरह से अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बनाने के लिए टीचर्स का किरदार हम डिस्कस कर रहे हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है इस बात पर हम जो है वो रोशनी भी डाल रहे हैं, इस अहमियत को उजागर भी कर रहे हैं और इस ज़रूरत को पूरा किस तरह से किया जा सकता है इस पर भी हम जोर दे रहे हैं। आप भी इसके हवाले से कुछ कहना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, आपके माइंड में कोई सजेशन हो जो कि आप शेयर कर सकें टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। लाइव कॉल करके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे कोई राय लेना चाहें तो लाइव कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से हमें ज़रूर सजेशंस दें। ब्रेक पे जाने से कबल जहाज़ेब से बात हो रही थी उसी बात को कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं से कहेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी जहाज़ेब। जी, जैसे मैं बता रहा था, डॉक्टर मार्थन ने एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन हमें बताई थी कि अगर आप एक अनप्रोफेशनल या अनट्रेंड टीचर को मैदान में लाते हैं तो ऐसा है कि आपने एक बेलगाम घोड़े पे अपने बच्चे को बिठाया और जो कि भागे जा रहा है, उसकी लगाम थामने वाला कोई नहीं है। अब वो कहाँ लैंड करता है, वो गिरता है, आपके बच्चे को यकीनन नुकसान पहुंचाएगा और बेहद नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम इस चीज़ को अक्सर इग्नोर करते हैं। रिसेंटली एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ, बल्कि कुछ अरसे पहले की बात है कि हमारे इंटीरियर सिंध में एक निजी तालीमी इदारे में एक उस्तादा थे, वो पढ़ा रहे थे IT का कोई सब्जेक्ट। तो वो पढ़ा रहे थे जी, 2020 में पढ़ा रहे थे कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस होती है जी ना। इस पे वावेला मचा, पूरा सोशल मीडिया इस पे जो है ना वो बैशिंग करने लगा। वजह ये थी कि हमारे उस्ताद को भी नहीं मालूम कि ये फ्लॉपी डिस्क जो थी ये तो 90 की दिहाई में ऑब्सोलीट हो चुकी थी। अब तो पेन ड्राइव का दौर आ चुका है। हमने अपने कैरिकुलम को कभी रिवाइज नहीं किया, ना हमारा उस्ताद कभी रिवाइज हुआ, ना उसने ये एफर्ट की कि जी मुझे अपडेट होना है माशरे के साथ, और ना हमारे तालीमी निज़ाम ने कभी इन्वेस्ट किया हमारे उस्तादों के ऊपर कि इन्हें हम ट्रेन करेंगे, बाशऊर बनाएंगे, बाकमाल बनाएंगे, तो मेरा जो बच्चा बैठा हुआ है वो बाकमाल बनेगा, वो बाशऊर बनेगा और एक खूबसूरत कल का मयामार बनेगा। लेकिन जहाज़ेब, इसकी एक ये भी तो रीज़न हो सकती है कि कभी जो है वो टीचर्स की जानिब से भी ये डिमांड नहीं आई हो कि हमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है या हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हम भी चाहते हैं कि हम अप टू द मार्क, अप टू द डेट जो नॉलेज है उसको देखें, मेथडोलॉजीज को चेंज करने के लिए हमें भी कोई ट्रेनिंग देने वाला हो। उसकी भी जो बेसिक रीज़न है, कोर वैल्यूज़ जो है वो फिर एक दफ़ा स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। स्टेट ने जो तालीमी निज़ाम है उसको हमेशा से बैक बेंच पे रखा है, हमेशा से जो उस्ताद है उसको अंडर पेड रखा है, और जिसको कोई करियर नहीं मिलता वो उस्ताद बन जाता है हमारे माशरे में। ये एक अलमिया है। जबकि आप अगर इसराइल की बात करें, आप वेस्ट की बात करें, तो द हाईएस्ट क्रीम ऑफ योर यूनिवर्सिटी फील्स प्रिविलेज टू बी द पार्ट ऑफ अ फैकल्टी। वो फैकल्टी का पार्ट बनने के लिए अपने आप को ऑनर फील करती है और कई टेस्ट से गुजरती है। सही। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है रिवर्स ऑर्डर में कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो उस्ताद बन जाता है, फिर उसको अंडर पे भी किया जाता है। ये माइंडसेट किस तरह से चेंज होगा या इसके पीछे रीजंस क्या हैं, आप इसे जानते हैं। हमारे साथ अली रजा हैं जी कोयटा से, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हो? जी जी, हम भी सब खैरियत से हैं। फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं हमारे ज़माने में जो था, स्कूल जो हम लोग जाते थे तो वहाँ पर जो कुछ ऐसे असातिज़ा थे जो स्टूडेंट्स को बहुत मारपीट करते थे जी, तो जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो स्कूल आना छोड़ दिया। तो उसकी ज़िंदगी में मतलब वो लोग मतलब पीछे रह गए, वो आज भी जो है दर बदर फिर रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असातिज़ा को जो है मारपीट नहीं करना चाहिए, सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल, जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। और एक बहुत अहम नुक्ते की जानिब आपने इशारा किया है कि टीचर्स का बच्चों के साथ नरमी से पेश आना क्यों ज़रूरी है, या फिर वो टीचर्स जो सख्ती से पेश आते हैं उसके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, बच्चों की जहनी सलाहियतें कैसे मान पड़ जाती हैं, इसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। जहांज़ेब, अब उस सवाल की जानिब आते हैं जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि क्यों जो है वो ये ज़रूरत महसूस नहीं की जाती, या फिर ये ज़रूरत पूरी कौन करने वाला है?
देखिए हमारे आइन में आर्टिकल 25A जो है वो ये बावर करवाता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी एजुकेशन हमारे नौजवान नस्ल तक पहुँचाए। एज 5 टू एज 15 वो तय की गई है, वो एज आर्टिकल 25A में मौजूद है कि आपकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि ये आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। मगर 70 सालों में अनफॉर्चुनेट है कि हमारी स्टेट जो है वो फेल हुई है आर्टिकल 25A को इम्प्लीमेंट करने में। अगर हमारी स्टेट ने एक क्वालिटी मेयारी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया होता 70 सालों में, तो यकीन माने आज ये नौबत ना आती। आज लोग शायद सिफारिशें कर रहे होते कि हमें टीचर बनाएं, हमें इस इंडक्ट करें, हमें भी इस पोजीशन पे पहुंचना है। लेकिन जब हमने इसको लीस्ट बॉदर किया, एजुकेशन को हमने उस्ताद के किरदार को लीस्ट बॉदर किया और हमने इस आर्टिकल 25A को इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ, वो वैक्यूम पैदा हो गया। जब जिसमें प्राइवेट स्कूल्स की जो है इन्वॉल्वमेंट हो गई, प्राइवेट सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो गई, बेहतरीन टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो लोग कट ऑफ होना शुरू हो गए। फिर वो निज़ाम पैदा हुआ कि एक खला पैदा हुआ और फिर जिसको कोई जॉब नहीं मिलती वो नौकरी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अगर प्राइमरी टीचर्स के हवाले से तो ये एक माहौल पैदा हुआ। अभी मेरे मोहतरम भाई ने कहा क्वेटा से कि जनाब बच्चों को मारा जाता था, आज के दौर में अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। देखिए मैं सख्ती के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वालिदैन के बाद अगर कोई शफकत का साया है तो वो आपका उस्ताद है, और कई जगहों पे उस्ताद को सख्ती करनी पड़ती है। इसे मॉडर्न ज़माने में क्लास मैनेजमेंट कहते हैं। उस ज़माने में डंडा कहते थे, आज के दौर में इसको क्लास मैनेजमेंट का नाम दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक थिन रेड लाइन है जिसको हमने पार नहीं करना कि सख्ती की नौयत क्या होनी चाहिए। बिल्कुल इसको हमने ज़रूर हाईलाइट करना है और इसको डिस्कस भी करेंगे हम अपनी बाकी मेहमानों से भी। हमारे साथ याहिया हैं जी कराची से, देखते हैं कि वो क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम और तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। देखिए बात यह है कि तालीम जो है ना वो सबके लिए है और तालीम ही आपकी फ्यूचर होता है। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा आप कई दिनों से प्रोग्राम कर रही हैं, सच टीवी प्रोग्राम कर रहा है और ऐसे लोगों को बुलाता है जिनका वाकई तालीम से और इससे ताल्लुक होता है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो इन्होंने भाई ने बात की ना, मैं इनसे टोटली एग्री करता हूँ। हर चीज जो है ना जमाने के हिसाब से आपको उसको चेंज करनी पड़ती है, उसको जिद्दत में जाना पड़ता है। ये इन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि इन्होंने कहा मैं सख्ती के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सख्ती के तरीकेकार चेंज हो गए। अब डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, इसको मैनेज करने की जरूरत है। मेरा क्वेश्चन जो है ना आपके पैनल से ये है कि देखिए आजकल जो हम ना हमारे, मैं सिर्फ ये उस्ताद मोहतरम को नहीं कह रहा, हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी जनरल प्रैक्टिशनर वो भी अपग्रेड नहीं होते, तो जाहिर है वो ट्रीटमेंट भी नहीं सही करते। ये कोई आपके ख्याल में सर ऐसी कोई इदारा नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई टीचर की अपॉइंटमेंट हो उस इदारे के थ्रू वो जाके गुजर के टीचर बन सके, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और दूसरी ये बात है कि देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियां तो हायर कर लेती अच्छे उस्तादों को, आज जो सरकारी स्कूलों का हाल है, सरकारी कॉलेजों का हाल है, बेइंतहा बुरा है। अगर जब तक ये आम आदमी की रसाई अच्छे उस्ताद अच्छी टीचिंग की तरफ नहीं होंगे तो ये माशरा कैसे सुधरेगा, यही मेरा सवाल है। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है आपका याहिया, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। और इस सवाल के लिए क्या सजेशंस हैं हमारे तीनों मेहमानों के पास, उन्हीं से जान लेते हैं। सुमेरा, बड़ी अच्छी बात याहिया ने की कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जब एक इंसान एक प्रोफेशन का इंतखाब कर रहा है कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ किया है अपनी ज़िंदगी के लिए, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, तो फिर उसको देखना कि आया ये इस काबिल है, ये इतनी अहलियत रखता है, इसके दिमाग में इतनी कैपेसिटी है कि ये बच्चों को समझा सके, इसकी मेथडोलॉजी क्या है, इसके जेस्चर्स क्या कहते हैं, इसका एप्टीट्यूड क्या कहता है, ये जज करने वाला हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उस तरह से कोई इदारा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हुमा, ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा इदारा हो जो कि आपकी परफॉर्मेंस को अवेल्यूएट करे। हाँ चलें ठीक है, हम हुकूमत की बात करते हैं कि उनकी कोई पॉलिसीज़ नहीं है, लेकिन मैं उन स्कूल सिस्टम से क्वेश्चन है मेरा कि क्या वो इंडिविजुअल बेस पे क्या वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्या वो अपनी फैकल्टी की ट्रेनिंग नहीं कर सकते। ट्रेनिंग से पहले सबसे पहले जब वो हायरिंग करते हैं तो उस टाइम पे दे डू हैव सर्टन क्राइटेरियाज के डू दे फुलफिल ऑल द क्राइटेरियाज, तो वो उसी टाइम ही जो है इन क्राइटेरियाज को एवेल्युएट करें। आपकी हायरिंग की राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, आप वो कर लें तो आपका एक बहुत बड़ा इशू सॉल्व हो जाता है। यकीनन। और सबसे बड़ी बात हुमा कि लाइसेंस जो है वो बहुत, लाइसेंस क्यों है कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ, उसके लिए सर्टन क्वालिटीज़ है। मैं ये सोचती हूँ कि जब आप हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ये मिथ है कि हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो ही हमारे स्कूल को प्रमोट करती हैं, कि बात टोटली गलत है। जो अच्छा उस्ताद है ना वो एक कोने में बैठकर भी बहुत अच्छा सबक दे जाएगा। तो हमने इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना है। और कुछ क्वालिटीज़ जो है वो आपके अच्छे टीचर के साथ अटैच्ड हैं और ये ट्रेनिंग से भी हम इनको काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। उनमें सर्टन क्वालिटीज़ क्या है? पहली क्वालिटी जो है वो टीचर इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए। जैसे इन्होंने बात की कि डंडे की जोर के ऊपर मैं कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत ज़रूरी है कि वो दिल से इंटरनली ही और शी शुड बी मोटिवेटेड, कि वो मोटिवेट हो। मोटिवेट वो कैसे होगा? पर्सनैलिटी, टीचर की पर्सनैलिटी, मैं रोल मॉडल हूँ उसके लिए, वो मुझे देखेगा, उसके लिए मेरी क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिबिलिटी नहीं हो गई तो बच्चे मेरी बात को कंसीडर ही नहीं करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग इज़, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि द टीचर he or she needs to have a strong communication skill. कम्युनिकेशन स्किल्स में भी दो टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। एक आपकी वर्बल आ जाती है, एक नॉन वर्बल आ जाती है। बीइंग अ टीचर मैंने उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी जो है वो ऑब्जर्व करना है, लेकिन मेरी अपनी ट्रेनिंग नहीं है, मैं उस कॉन्सेप्ट से ही अवेयर नहीं हूँ, तो मैं कैसे उनको अवेल्युएट कर सकती हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और द सेकेंड थिंग इज़, कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है हुमा कि मैं अपने लेवल से बात ना करूं, मैं अपनी ऑडियंस को देखूं, मुझे उनकी सतह पर जाकर उनकी बात करनी है, तभी वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है, मैंने देखा है कि बहुत PhD डॉक्टर्स भी होते हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते। अगर उनसे क्वेश्चन किया जाए तो वो कहते हैं ये जादू से आ गया। अब बच्चों के माइंड में शायद ये कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसकी समझ नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचिंग मेथोडोलॉजी है ये, मैं ये कहती हूँ कि आपको सीखनी पड़ती है। और वक्त के साथ साथ ये चेंज होती चली जा रही है। वक्त के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अपडेट करना। अब मैं टीचर से सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो वहाँ जाएगा, अपनी स्लाइड्स याद कर लेगा, पढ़ाएगा। मैं टीचर के साथ और भी स्किल्स जो हैं इंटर रिलेटेड है। मैं ये कहूँगी कि उसको MS ऑफिस भी आना चाहिए, ठीक है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी, क्योंकि जब तक मेरी पर्सनैलिटी पॉलिश नहीं है मुझसे बच्चे कोई अच्छी चीज़ सीख नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कह रही हूँ और क्या डू एज आई डू वाला कॉन्सेप्ट आपने बच्चों को देना है। डेफिनेटली बच्चे आपको फॉलो अप करेंगे। सही। पहला आपका जो है वो का इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल है, तीसरा जो है हुमा जो सबसे इम्पोर्टेंट है बॉन्डिंग है। आपकी और बच्चों के दरमियान बॉन्डिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सही। आप इस एलिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्योंकि इमोशंस के साथ अटैच है। डेफिनेटली। बच्चे हैं वो मशीन नहीं है कि आप उनको बटन की बेस के ऊपर विदाउट एनी इंटरेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही। उनको जो है इमोशंस, उनके इमोशंस को देखना है, वो क्या, वो हर्ट भी होते हैं, वो हैप्पी भी होते हैं, वो सैड भी होते हैं। सही। हमें इन सारी इमोशंस को जो है ना वो और ज़रूरी नहीं कि हमारा कहा हुआ हर लफ्ज़ हर बच्चे के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ये भी सोचना है। इसलिए हुमा, क्योंकि मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो मैं एक छड़ी से सबको नहीं हाँक सकती। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। अब मैंने सीखा ही नहीं है कि मैंने इन बच्चों को अवेल्युएट कैसे करना है, तो मैं कैसे उनको पढ़ा सकती हूँ, मैं उनकी ग्रूमिंग कैसे कर सकती हूँ। आप देखिए, आपने मोटिवेट भी करना है ना हुमा, तो मैं किसी को जो है वो एप्रिसिएशन दूंगी, किसी को मैं स्माइल दूंगी, किसी को टाइटल दे दूंगी, किसी को स्टार दे दूंगी, किसी को आपको थोड़ा सा स्नब भी करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले द मेन थिंग इज कि आपको अपने बच्चों का पता होना चाहिए। बिल्कुल। आप उन बच्चों को कैसे जो है वो अवेल्युएट कर रहे हैं। जैसे फिनलैंड की बात की, हम कुछ चीज़ों को अडॉप्ट तो कर सकते हैं। मैं मानती हूँ हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। सही। कि हम पूरी पॉलिसी बनाएं या फिर सारा तालीमी निज़ाम चेंज करें और वेट करें कि पॉलिसी आएगी, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर ही जाके सिस्टम चेंज होगा। भाई आप खुद बाशऊर है, आजकल कौन सा मुश्किल है, आप एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया की मालूमात आपके पास है। फिनलैंड का आप उठा ले, सबसे बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है हुमा कि वो 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में एंटर नहीं करवाते। चलो मेन थिंग उनके लोग वहाँ पर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं कि वो बच्चे की इतनी अच्छी ग्रूमिंग कर लेते हैं। सही। यहाँ पर हम वो तो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर 2.5 साल का बच्चा स्कूल में एंटर हो जाता है, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं कि आप वाकई ही जिस स्कूल में हम बच्चे को डाल रहे हैं क्या वहाँ पर ट्रेनर्स हैं कि नहीं है जो बच्चे की ग्रूमिंग कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता है जिसकी जाने वाली इशारा करिए। यहाँ पे मिजाज का सवाल भी आ जाता है ताइद, जिसके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी
कि टीचर्स का मिजाजन नरम होना या उनके मिजाज में ठहराव बर्दाश्त होना कितना ज़रूरी है? मेरे नज़दीक हुमा उस्ताद वो है जो जहन पे सवार ना हो, दिल में बसता हो। सही। मतलब आप इमोशनली बच्चों के साथ या अपने तलबा के साथ जब कनेक्ट करते हैं ना, वो उस्ताद होता है जिसका कनेक्शन दिमाग के साथ होता है कि सर ने कल मुझे, अब मैंने ना काम किया तो ये हो जाएगा, मेरे नंबर काट लेंगे, या मैंने ये बात की थी, मैंने ये सवाल किया तो सर के साथ वो एक आपकी जो है वो पर्सनल क्लैश हो जाता है समटाइम्स किसी, क्योंकि इंसान है, टीचर्स भी इंसान है, तो बहुत सारी चीज़ें इमोशनली होती हैं। आपकी मिजाज की आप बात कर रही हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने जो टीचर्स हैं उनके मिजाज को भी करें कंट्रोल। अब वो कैसे किया जा सकता है, वो उसका मॉनिटर करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास, ना एवेलुएशन सिस्टम है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि आप उनको ट्रेन करते रहें। उनकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, सिंस हमारी ज़िंदगियों में हमारा माशरा अगर आप देखें कैओस से भरा हुआ है। हर इंसान की ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल हैं। एक टीचर है, जब वो घर जाता है स्कूल से तो उसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, चैलेंजेस हैं, वो उनसे उनके फेस कर रहा होता है, उनका हल निकाल रहा होता है, और जल्दी जल्दी। और टीचर्स की लाइफ बहुत चैलेंजिंग है। जब हमारा इंटरेक्शन होता है ट्रेनिंग्स में तो हमें पता चलता है उसे कितने एंगेज्ड हैं वो मेंटली टीचर्स होती हैं, स्पेशली फीमेल्स जिन्होंने बच्चों को भी घर में, घर वालों को भी देखना और फिर आते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कॉलर ने भी बात की कि मार पिटाई वाले जो होते हैं टीचर्स, उनकी वजह से बच्चे छोड़ देते हैं। तो एंगर कंट्रोल करना, एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमने बेसिक समझ के और उनको इग्नोर कर दिया कि ये तो हिस्सा है, ये तो आना चाहिए। हम बात करें ना ताई, जैसे कि ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, लेकिन फिर बात वही आती है कि एक टीचर से जब रब्ता करें या उससे इंटरेक्शन डेवलप करने की कोशिश करें तो वो वाकई ये बात कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ट्रेनिंग लूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा प्रेशर्स हैं, मेरे सर पे इतने ज़्यादा प्रेशर्स हैं, मैं सोशली इतना ज़्यादा बाउंड हूँ कि मुझे अपने ब्रेड एंड बटर की फ़िक्र है, मुझे ट्रेनिंग लेने की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ मैंने जो कन्वे करना है वही मेरा काम है एंड दैट्स इट। यहाँ जो है वो मसला सोसाइटी का आता है, इसको कौन काउंटर करेगा? एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप, क्योंकि ब्रेड एंड बटर की बात की है, तदरीसी शोबे में जो जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है कि हमें महीने के महीने जो है तनख्वाह मिलती है और हमने अपनी ड्यूटी करनी है, हमने वो करिकुलम जो दिया हुआ है उसको पूरा करवाना है, बच्चों को एग्ज़ाम में पास कराना है, उनके पेपर चेक करने हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑन देयर माइंड ऑल द टाइम। वो अपने बारे में भी नहीं सोच सकते हैं और ना ही बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा, वरना तो ये इतना खूबसूरत रिश्ता है माशरे में सबसे ज़्यादा उस्ताद और तालिब इल्म का, जिसमें जितनी खूबसूरती डाली है। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करूँगी कि ओवर बर्डनड हैं टीचर्स, थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास क्रिएटिविटी के लिए कोई रूम नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी टीचर्स और स्कूल से जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ चार्ट्स बनाने तक, विजुअल एड्स जो सारी हैं और प्ले कार्ड, फ्लैश कार्ड्स और इस टाइप की चीज़ें हैं, वो सारी बनाने में उनका टाइम सर्फ होता है। बिल्कुल, तो लिबर्टी कैसे दी जा सकती है, इस पर हम मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर रहे हैं कामयाब तालीमी निज़ाम के हवाले से, और इस कामयाब तालीमी निज़ाम में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, इसके लिए कितना ज़रूरी है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे पॉसिबल है, इस पर ब्रेक पे जाने से कबल भी हम बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से। लेकिन उससे पहले जी हम आपको बताएं कि हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, मोहम्मद हुसैन। देखते हैं कि वो क्या सवाल करना चाहते हैं या क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। जी वालेकुम सलाम बहन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से हैं। हुसैन क्या कहना चाहेंगे? जी मोहब्बत हुसैन फ्राम तलागांग से चकवाल से बात कर रहा हूँ। आपके प्रोग्राम फरमाएं। मेरी पहली कॉल है। जी जी फरमाइएगा हुसैन, आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपके साथ जो मेहमान बैठे हैं, पहले तो इनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपका कोई सवाल है हुसैन?
ये सवाल मेरा ये है कि ये निज़ाम तालीम जो हमारे मुल्क का निज़ाम तालीम है, इसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं ना। जिस तरह आपको पता है कि तुलबा और तुलबात को नकल करवाई जाती है, और इस वजह से हमारे आगे जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटियों से जा रहे हैं, वो फिर उसके काफ़ी सारे नुकसानात हैं ना। तो इस हवाले से थोड़ी सी मैंने इनसे गाइडलाइन लेने के इस हवाले से जो आपके मेहमान बैठे हैं, ये क्या कहेंगे, इसका तदारुक होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन, आपने पार्टिसिपेट किया और सवाल किया प्रोग्राम में। और जी हम जो है वो पहले भी जिस तरह से डिस्कशन कर रहे थे कि सजेशंस और सॉल्यूशंस क्या होंगे, किस तरह से टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है। ब्रेक पे जाने से कबल ताइद से बात करते, बड़ी खूबसूरत बात जहांज़ेब ताइद ने की थी, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि टीचर्स को जो है वो इंसेंटिव्स देने हैं, उनको लिबर्टी देनी है, उनको किसी हद तक जो है उनके ऊपर जो प्रेशर की है, जो बर्डन है वो कम करना है। अब सवाल ये है कि करेगा कौन, ये तमाम तर जो है वो इनिशिएटिव लेना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए अगेन मैं वही बात करूँगा कि जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आपके सामने एक शेर है और एक कुत्ता खड़ा हुआ है और आप डंडे से कुत्ते को वार करते हैं तो वो डंडा पकड़ लेता है, ठीक है जी। लेकिन जब आप शेर पे वार करते हैं तो शेर बंदा पकड़ लेता है, क्योंकि शेर को मालूम है कि असल मसला डंडा नहीं है, असल मसला ये बंदा है, इस बंदे को पकड़ लो तो डंडा खुद ब खुद रुक जाएगा। तो मैं वही बात करता हूँ, हम ग्रास रूट लेवल पे क्यों ना ग्रास रूट इश्यूज को एड्रेस करें। अगर हम ग्रास रूट इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो ऊपर के मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। देखिए एजुकेशन का जो निज़ाम है ये रेगुलेट होता है फेडरल डायरेक्टरेट से और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको रेगुलेट करती है। इस्लामाबाद में पीरा इदारा है, बाकी सूबों में अलग अलग इदारे हैं। देखिए इनकी अगर आप मिसाल जो इस्लामाबाद का इदारा है, अगर आप इनकी रेगुलेशन पढ़ें तो इनकी रेगुलेशन में ये क्लियर लिखा हुआ है कि इनका नुमाइंदा हर स्कूल विजिट करेगा, ठीक, उसको ऑडिट करेगा, उसमें टीचर्स ट्रेनिंग की ऑडिट करेगा, अच्छा, टीचर्स का इंटरव्यू करेगा, टीचर्स की कैलिबर को चेक करेगा, उनकी क्वालिफिकेशन को चेक करेगा। मगर मुझे आप ये बताएं, हमारी मोहतरम पैनलिस्ट बैठे हैं, इनका एजुकेशन से ताल्लुक है, आज तक मैंने नहीं देखा, मेरा निजी इदारा है, तालीमी निजी इदारा है, उसमें भी मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई पीरा से या कोई दूसरे इदारे से कोई शख्स आया हो ऑडिट के हवाले से और उसने हमें ये क्वेश्चन किया हो कि आपने जो अपना रिसोर्स हायर किया है ये अंडर क्वालिफाइड है, ये ओवर क्वालिफाइड है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड नहीं है, ये मजबूरी में आया है, या इसको आपने जो है वो एक्सपर्टीज पे हायर किया है। सही। जब हमें फ्री हैंड गवर्नमेंट दे रही है कि जनाब हम आपसे पूछेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है एक जो स्कूल मालिक है वो तो हर तरह का रिसोर्स हायर करेगा। जिस दिन आप कर्टेल करना शुरू कर देंगे, आप ऑडिट करना शुरू कर देंगे, आप मुझे जुर्माना करना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं रिसोर्स हायर करूंगा वो जो उसके काबिल है, वो जो कैलिबर रखता है या वो जो इंटरेस्ट रखता है। सही। अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो उस्ताद है, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, हमारा उस्ताद 90% बाय चॉइस नहीं आया, बाय चांस कह लें या बाय लक कह लें, वो इस फील्ड में आया क्योंकि उसने अपना ब्रेड एंड बटर चलाना है, उसने अपना किचन रन करना है। अगर आप ऐसे लोगों को मैदान में लेके आएंगे जिनका ये शोबा ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो डिलीवरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे। हम एज अ इंस्टीट्यूशन ऑनर्स ये कर सकते हैं कि हम उन्हें इंसेंटिव दे दें, उन्हें ज़ाती बजट पे जो है ट्रेनिंग दिलवा दें, बट वो भी एक लिमिटेड हद तक हो ही सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं माशरे में उन लोगों को सामने लाना चाहता हूं जिनका तालीम से वाबस्तगी है, जो तालीम देना चाहते हैं और जो तालीम में फ़ख्र फील करते हैं। सही। अगर मुझे वो लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो यकीन माने मुझे किसी बड़े ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगने की ज़रूरत नहीं है। लोग पहाड़ों से भी उतर कर और शहरों से भी के कोनों से भी जो है ना मेरे पास पहुंचेंगे। इस चीज़ को इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके इदारे मौजूद हैं, उनकी कवानीन में ये चीज़ शामिल है, मगर अनफॉर्चुनेट है कि आज तक ऐसे किसी कवानीन पे कोई अमल नहीं हुआ। अगर होता तो आज कोई भी प्राइवेट स्कूल मजबूरी के तहत उस्तादा को जो है वो एनरोल ना करता, उनकी काबिलियत पे उनको एनरोल करता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन क्या जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है, इसके लिए एक आम आदमी आवाज़ बुलंद कर सकता है, तालिब इल्म उठ सकते हैं, या टीचर्स खुद ये शऊर बेदार कर सकते हैं? सुमेरा, आपके पास क्या सोल्यूशन है इसकी नज़र में? मुझे तो एक शेर याद आ रहा है हफीज़ चालिंद्री का, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। पहले तो हमें ये देखना है कि हम बहुत सारी चीज़ों का इरादा कर लेते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन चला जाता है, वो वहाँ हम उसको जो है सस्टेन क्यों नहीं कर पाते। सही।
रीज़न एक साइमन सिनेक की बुक है फाइंड योर वाई, कि आप पहले अपना वाई फाइंड आउट करें। ठीक। कि आप क्यों हैं, जैसे सर ने कहा कि लोग बाय चॉइस आते हैं या By बाय choice आना चांस आते चाहिए, हैं, हाँ। बाय चॉइस नहीं आते। मैं बस आ गई इस प्रोफेशन में, हालांकि मुझे इसका शौक नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि वाई, कि मैं यहाँ पर क्यों है। जब आप वाई को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपका व्हाट एंड हाउ खुद ही सॉल्व हो जाता है, आप खुद ही रास्ते निकाल लेते हैं। जब तक मैं इस प्रोफेशन के साथ इंटरनली रिलेट नहीं हूँ तो मैं फाइंड आउट नहीं करूँगी नए रास्ते। मैं सिर्फ अपना ब्रेड एंड बटर, जैसे हम साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करते हैं तो वेलबींग में हमारे पास दो तरह की वेलबींग आती है, एक हेडोनिक आती है और एक यूडेमोनिक आती है। हेडोनिक मीन्स कि आप जिसमें अपना ब्रेड एंड बटर, लोग खुश क्यों होते हैं जब वो जिसमें आपकी बेसिक नीड्स पूरी, मटेरियलिस्टिक आपको सैलरी मिल रही है, सब कुछ। सेकंड आपकी यूडेमोनिक आ जाती है। यूडेमोनिक जो होती है वो उससे हाई लेवल पे है, वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड है। इट मीन्स कि मेरे अंदर एक इंटेंशंस है और मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई मीनिंगफुल काम करूँ। मीनिंगफुल काम इन द सेंस कि मेरे काम से किसी की जिंदगी में जो है वो निखार पैदा हो। तो ये बहुत, या मेरा नाम याद रखा जाए, मेरे काम को सराहा जाए। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि इंसान करता है और करनी भी ज़रूरी है। आफ्ताब ने हमें ज्वाइन किया कोहिस्तान से, देखते हैं कि क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब। जी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक ये कॉल ड्रॉप होगी। आफ्ताब दोबारा कॉल करें प्लीज़ और पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से बात करें, सॉल्यूशंस और सजेशंस अपने मेहमानों से डिस्कस करें कि किस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग को पॉसिबल बनाया जा सकता है। ताइब, जिस तरह से बाकी मेहमानों ने भी इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस और सजेशन सजेस्ट किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स ट्रेनिंग को हमने पॉसिबल बनाना है, टीचर्स कैसे एग्री हो सकते हैं कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हम परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, हमारे अंदर भी गुंजाइश है कि हमें जो दौर बदल रहा है, नए दौर है, नए तकाज़े हैं, इन तकाज़ों को हमने भी अडॉप्ट करना है। बस एक माइंडसेट बन गया हुआ कि हम परफेक्ट हैं। टीचर्स में स्पेशली ये ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, जब देखते हैं कि वो चेंज को अडॉप्ट नहीं करते। अभी आप देख लें कि कोविड में हर स्कूल ने ये चेंज जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया है कि अब थोड़ा सा ऑनलाइन भी आप पढ़ाएंगे और थोड़ा आप टेक्नोलॉजी को भी इसमें इंटीग्रेट करना पड़ा उन्हें मजबूरन। हालांकि वही चीज़ें पहले भी मौजूद थी, वही गैजेट से, बट टीचर्स ने वो अपने आप को अपग्रेड किया है। अब वो ये टाइम गुजरेगा दोबारा फिजिकल जब उनका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ होगा, एटलीस्ट वो ये फील करेंगे कि हमने कुछ अपग्रेड किया अपने आप को, एक स्किल हमने और ले ली है। आइंदा उन्हें इसमें शायद प्रॉब्लम ना हो इतनी। बिल्कुल, जितना टाइम सीखने में लगा है अब वो सीखे हुए हैं, अब वो आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब तो हालात ने मजबूर कर दिया तो उन्हें इस तरफ आना पड़ा। तो यही है कि उनके पास खुद टाइम नहीं है, टीचर्स के पास वो ओवरबर्डन है कि वो ये सोच सकें कि हम आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ आवर रूटीन, मतलब हम अपने स्केड्यूल से हट के कुछ अपनी डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालें। तो ये इदारे जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑन एंड ऑफ उनको ट्रेनिंग दिलवाते रहें। हमारा एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारा उनके साथ काफ़ी इस पे झगड़ा भी होता है कि जब हम टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं किसी इदारे के साथ, तो हम उन्हें कहते हैं कि आपने उनकी छुट्टी वाले दिन ट्रेनिंग नहीं रखनी, बट इदारों का ये होता है कि जी वो छुट्टी वाले दिन उनकी ट्रेनिंग रखेंगे। सही। और ये इतनी बड़ी साइकोलॉजिकल गेम है। हम उन्हें कहते हैं कि आपके टीचर्स मेंटली हमारे सामने नहीं होंगे, बिल्कुल, वो अपने घर में होंगे और हमारे सामने वो सिर्फ कुछ लेके जाएंगे। आप उनको एक छुट्टी दें, थोड़ा अकोमोडेट करें, बिल्कुल, थोड़ा रिलीफ दें उन्हें। तो वो रिलीफ उन्हें नहीं मिलता। हमारे यहाँ ये है कि जब काम पे है तो आप जब जा रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलती, आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, एक इंसेंटिव होता है ये भी कि आपको आज ट्रेनिंग के लिए अलग से छुट्टी, आज आपने नहीं जाना। आप स्कूल बंद मत करें, लेकिन आप कुछ टीचर्स के बैचेस बना दें, लेकिन उनको ट्रेन करते रहें। एक बैच की ट्रेनिंग हो गई तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी पूरे सिस्टम के ऊपर भी उसी तरह से होगा। और फिर दूसरे बैच की बारी आएगी। तो देयर आर सर्टेन वेज जो कि हिचकिचाते हैं, और जितने भी इदारे हैं उन्हें लगता है कि हमने एक दिन अगर छुट्टी दे दी तो शायद उसमें, बल्कि मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि माइंडसेट की बात है ना, तो इदारों के हेड से बात हुई तो हमने जाके उन्हें जब पिच किया कि आप टीचर्स ट्रेनिंग पे पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, अच्छा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो लोग फ्रेश माइंड के साथ आएंगे, न्यू आइडियाज लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा जी हम, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जो होती हैं फीमेल्स होती हैं, आप स्कूल्स वगैरह में भी जाके देखें, कहीं पे प्राइवेट में भी, तो कॉलेजेस में भी, तो वो उन्होंने ये जवाब दिया, उनका कंसर्न ये था कि हम अगर अपने एम्प्लॉय पे इंटरेस्ट
इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे? क्योंकि टीचर्स यूजुअली जो फीमेल्स हैं या उनकी शादियां हो जाती हैं या उनके घरेलू मसाइल होते हैं, दे हैव टू लीव द जॉब, तो ये उनके पास नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर आप उन्हें ट्रेन नहीं करते तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, वो नुकसान कौन फेस करेगा कि बच्चे कितना जो है वो नुकसान फेस कर रहे हैं, या फिर उनकी ट्रेनिंग की ना होने की वजह से बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे और आगे जाके जिन्होंने इस मुआशरे की बागडोर संभालनी है वहाँ उनके अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी या कमी रह जाएगी। इसको कौन कंसीडर करेगा? इसमें मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इम्तियाज़ ने हमें कराची से ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँ, मेहरबानी होगी। जी फरमाइएगा फरमाइएगा। बता दूं कि मैं कराची के एक इलाके मॉडल कॉलोनी के स्कूल पाकिस्तान पब्लिक से मैंने मैट्रिक किया है, तो मेरे तमाम असातिज़ा और सब लोग, उनको मैं प्यार से सलाम पेश करता हूँ, और जो फौत शुदगान अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उस्ताद का एहतराम सबसे लाजिम जुज़ है। उसके बाद आती है ट्रेनिंग की बात। तो मैम, ट्रेनिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस करना यह है कि हमारे असातिज़ा की इज्जत होगी, इज्जत अफजाई होगी, और वो ये समझेंगे कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा नहीं मुल्क का मेहमान है, तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो उसको उसी तरीके से डील करेगा। ऑन ग्राउंड जो हकायक है असातिज़ा के बारे में, स्कूलों के बारे में वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आप सर्वे करके देख सकते हैं कि स्कूलों में भैंस के बाड़े बना दिए जाते हैं, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, और कौन कितना इंटरेस्टेड है पढ़ाई लिखाई और टीचर ट्रेनिंग में, वो सबको पता है। मगर एक अफसोसनाक पहलू है मैम, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कोई गौर नहीं करता, इसके लिए आवाज बुलंद नहीं करता। इम्तियाज, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कामयाब तालीमी निज़ाम को हमने डिस्कस किया और इसके लिए टीचर्स का क्या किरदार है उसको हाईलाइट किया। टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, टीचर्स को ट्रेन किस तरह से किया जा सकता है, इस ज़रूरत पर हमने जोर दिया और इसके लिए सजेशंस और सॉल्यूशंस भी हमारे मेहमानों की जानिब से आए। अब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें इम्तहानात को डिस्कस किया जाएगा, एग्जामिनेशन प्रोसीजर को डिस्कस किया जाएगा। ये प्रोसीजर किस हद तक इफ़ेक्टिव है, या इसमें अगर कोई कमी है, कोई ऐसी बात है जो कि बच्चों के लिए नुकसान का सबब बन रही है, उसको ना सिर्फ हम ट्रिगर आउट करेंगे बल्कि उसके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। सवाल ये है कि इम्तहानात का जो पर्पस है वो क्या है, क्या याद दहानी को जज करना है या फिर शऊर को उजागर करना है, हम बच्चों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। सिर्फ बच्चों को ये कह देना कि जो हमने सिखाया है, जो पढ़ाया है, जो लिखा हुआ है, उसको एज़ इट इज़ जो है आपने याद करना है और फिर पेपर पर पेस्ट कर देना है, क्या यही मकसद है इम्तहानात का, कि बच्चों को हम क्रैमिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, कि उनकी मेमोरी टेस्ट हो जाए, कितना वो मेमोराइज़ कर सकते हैं, कितना जो है वो उनके माइंड कैपेसिटी है, या फिर इस बच्चे को जो है वो हम कमज़ोर तस्वुर कर देते हैं, यह अप्रोप्रिएट नहीं है, ये फ़लाँ डिग्री नहीं ले सकता क्योंकि इसकी याद दहानी अच्छी नहीं है, इसकी याददाश्त अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो वालिदैन की जानिब से किए जाते हैं, स्टूडेंट्स की जानिब से किए जाते हैं, जो कि आज हम रखेंगे अपने मेहमानों की जानिब और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसके हवाले से। हमारे साथ जी स्टूडियोज़ में सुमेरा जबीन हैं, ताइद ज़हरा हैं और जहांज़ेब खान हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक्स से रिलेवेंट हम डिस्कशन करें। और आपसे भी कहेंगे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कॉल करें, पार्टिसिपेट करें, और अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो हमारे पार्टिसिपेंट से आप भी कर सकते हैं। नूर ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, देखते हैं कि क्या शेयर करेंगे, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। नूर काइंडली अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम म्यूट करें ताकि हम जो है वो आसानी से बात कर सकें। जी मैंने अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम कर दिया। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ है उसके मेरे बच्चे ने मंडे को टीचर्स डे था, तो उन्होंने गिफ्ट दिया अपने टीचर्स को, उनका इतना एहतराम किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा।
लगा, उन्होंने अपने टीचर्स का किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये स्टूडेंट्स को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नूर, आपने पार्टिसिपेट किया और अप्रिशिएट किया। यकीनन हमें अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए और उनको जो है वो उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए जो वो एफ़र्ट करते हैं, जो वो कुर्बानियाँ देते हैं, जो उनकी खदमात हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम जो है वो सॉल्यूशंस और सजेशंस को डिस्कस कर रहे थे और अभी इन्हीं सॉल्यूशंस को जब हम आगे लेके जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करना चाहूँगी जहांज़ेब, जिनमें सबसे मसला जो हमारे सामने आता है बच्चों की जानिब से वो इम्तहानात में दुश्वारी का है। इम्तहानात के प्रोसीजर को ना ही बताया जाता है, ना ही ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर करने की किसी ने ज़रूरत महसूस की और ना ही हमें ये पता है कि ये होता क्यों है। क्या ये याददाश्त की वो जो है वो हमारी जजमेंट है कि हम कितना अच्छा याद कर सकते हैं या हमारा जहन कितनी कैपेसिटी रखता है, या फिर ये शऊर उजागर करने के लिए ज़रूरी है आपकी नज़र में? जी सबसे पहले तो मैं पिछले सेगमेंट की एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूँगा ज़रूर पिछले ज़रूर सेगमेंट के हवाले से। देखिए हमने जो भी बात पिछले सेगमेंट के हवाले से की तो हम सबका टारगेट रहा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की उस्ताज़ा के ऊपर की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका पब्लिक सेक्टर भी है और एक बहुत बड़ी हायरिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी होती है। वो भी उस्ताद हैं, वो भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल। क्यों हमारे पब्लिक सेक्टर का उस्ताद जो है वो ट्रेनिंग से महरूम है? क्यों सारा बोझ जो है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के टीचर के ऊपर ही डाला जाता है? क्वालिटी एजुकेशन आपको चाहिए, प्राइवेट स्कूल से चाहिए, क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही आपको क्वालिटी कैरिकुलम दे। हमने अपने पब्लिक सेक्टर को क्यों इतना आज़ाद छोड़ा हुआ है? क्यों हमारे पब्लिक सेक्टर की तरफ हमारी रसाई नहीं है और हमारा पब्लिक सेक्टर का उस्ताद क्यों ट्रेंड होकर मैदान में नहीं आता? तो ये भी एक वे ऑफ थिंकिंग है जिस पे हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो 5-10 साल कबल एक हमें मेजर जो है वो चेंज नज़र आया कि ये चीज़ ख़त्म हो गई कि पहले बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था कि कोई ख़ास कोर्सेज़ होंगे, ख़ास जो है वो डिग्री लेके ही टीचर आएगा तो उसको हम अप्रोप्रिएट समझेंगे या फिर उसकी हायरिंग की जा सकेगी। गवर्नमेंट के अगर इदारों की बात की जाए कि वो टीचर है, बीएड का कॉन्सेप्ट है, एमएड का कॉन्सेप्ट हमारे सामने, लेकिन अब इस ज़रूरत को भी शायद निगलेक्ट किया जा रहा है या इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पॉइंट को भी हाईलाइट करें। देखिए शुरू में आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि मुझे भी याद पड़ता है कि एक पर्टिकुलर टेस्ट देकर हर उस्ताद जो है वो मैदान में आता था, बट उस टेस्ट की अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो उस टेस्ट का कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी उस टेस्ट के अंदर जो हर दूसरा शख्स क्वालिफाई कर सकता था उसको। बिल्कुल। मकसद कहने का सर ये है कि जब आप अपना एक पब्लिक सेक्टर में एक उस्ताद को हायर कर देते हो, आप उसको ये लिबर्टी दे देते हो कि आपको इस इंस्टीट्यूशन से निकाला नहीं जाएगा, आपकी एक परमानेंट जॉब है जिसके बाद आपको जो एक पेंशन मिल रही है। उससे क्या होता है कि वो लिबर्टी लेने के बाद उसके ऊपर सिर्फ जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख़त्म हो जाता है। जब मैं आपको ये कह दूं कि आपको इस नौकरी से जो है कोई भी फारिग नहीं कर सकता और आप ताहयात इसमें रहेंगे और आपको सब कुछ मिलता रहेगा, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाने शुरू कर देंगे। लेकिन जब मैं आपको कहूँगा कि परफॉर्मेंस विल जज योर स्टे, अगर आपने परफॉर्मेंस किया तो आपका स्टे यहाँ पर है, वरना आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो यकीनन आप एक रॉकेट की तरह जो है अपने तमाम मामलात को जो है हल करेंगे और आप अपने आप को अपग्रेड रखेंगे। ये जो लेथार्जिक एटीट्यूड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, सॉरी टू से मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा, ये लेथार्जिक एटीट्यूड जो है टूवर्ड्स एजुकेशन, टूवर्ड्स हायरिंग ऑफ स्टाफ, फेवरेटिज्म पे हायरिंग हो या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे हायरिंग हो, वो शख्स कभी भी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं होता। और फिर आप उनको ट्रेनिंग्स भी नहीं देते क्योंकि आप उनको ये लिबर्टी दे देते हो कि जी आपको कोई यहाँ से हिलाने वाला नहीं है, आपके पास घर भी है, गाड़ी भी है, आपको पेंशन भी मिलेगी, आपकी जॉब भी सिक्योर है। तो वो अपने फराइज से जो है वो गाफिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमें ये चाहिए कि मैं प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से लोग इस पर इख्तलाफ करेंगे कि जी आप प्राइवेटाइज की बात करते हैं, बट आई थिंक इसका एक हल यही है कि आप इसको प्राइवेटाइज करें और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करवाएं कि ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जाकर वही क्वालिटी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मिल रही है वो पब्लिक सेक्टर में भी डिलीवर करें। और हमने इसके लिए एक प्रपोजल था, मेरा जो स्कूल का अदारा है स्टेपिंग स्टोन, उसने इस पर प्रपोजल भी दिया था कि जनाब आप हमें बताएं, हम जितने भी यहाँ पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं उनकी टीचर्स को ट्रेन भी करवाएंगे, उनकी बिल्डिंग की रिफॉर्म्स भी करवाएंगे, उनको टाइमिंग की जो है वो पाबंदी भी करवाएंगे और एक रिफॉर्म मॉडल स्कूल्स लेकर आएंगे। तो अगर इस किस्म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाती है
तो आई थिंक कि जो पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा उस्ताद है वो भी ऑन बोर्ड आ जाएगा और उसकी भी ट्रेनिंग जो है ना वो होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो और अल्टीमेट इसका फ़ायदा बच्चे उठाएंगे, जो कि बहुत होगा। ज़रूरी है। इस माशरे के जो अहम सतून हैं, जो पिलर्स हैं, जिन्होंने इस माशरे को चलाना है, उनके फ़ायदे के लिए अगर हमें जो है थोड़ी बहुत एफर्ट करनी है तो वो ज़रूर हम करेंगे। यही इरादा है, यही कोशिश और यही ख्वाहिश है। मोहम्मद हुसैन ने अटक से हमें ज्वाइन किया, देखते हैं क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बहन, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शेयर करना चाहेंगे? मैंने आपके फर्स्ट सेगमेंट में भी कॉल की थी, आपका सेकंड सेगमेंट चल रहा है, इसमें दोबारा कॉल किया है मैंने। ये अभी आपके जो पैनल बैठा है, पहले तो इनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ये कहना है कि ये जो मुख्तलिफ स्कूलों में और कॉलेजेस में ये जो नकल का रुझान बढ़ता जा रहा है और तालिब इल्मों को नकल कराई जाती है, रट्टा सिस्टम जो है, इसके हवाले से बात करना चाह रहा था। भाई इसको रोका जाए, क्योंकि इससे कौम की तबाही होती है और आगे यूनिवर्सिटियों से जो निकल के तुलबात आगे जाते हैं, कोई डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ पायलट, तो इनके फिर वो असल नताइज नहीं मुल्क को मिलते जो नताइज की हम तवक्को एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ज़रूर जानेंगे कि इस पर हमारे तीनों मेहमानों की जानिब से क्या जवाबात मिलते हैं। थोड़ा सा जो है वो दूसरे टॉपिक को हाईलाइट करते हैं। सुमेरा, आपसे बात करना चाहूँगी। इम्तहानात ये एक बहुत बड़ा खौफ है जो शायद हम सबको बचपन से लेके अभी भी हम ख्वाब में देखते हैं कि हम कभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरी अक्सर लोगों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि अभी भी मुझे लगता है कि शायद मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, या मैंने आज ऐसा ख्वाब देखा कि मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत जल्दी जा रहा हूँ, देर हो गई है। ये खौफ जो है क्यों हम सबके जहनों में बैठा हुआ है? हुमा, जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि हम सिर्फ समझते हैं कि पढ़ना, तालीम वही है कि आपने किताब से पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, याद करके आपने पेपर के ऊपर पेस्ट कर लिया। एक रिसर्च है कि जिसमें कहा जाता है कि आप 10% ही रिटेन कर सकते हैं जब आप पढ़ते हैं, 20% रिटेन कर सकते हैं जब आप सुनते हैं, 30% रिटेन कर सकते हैं जब आप देखते हैं। अच्छा। 50% आप रिटेन कर सकते हैं जब आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। 70% आप रिटेन कर सकते हैं जब आप पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में। हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक मेथोडोलॉजी है, तो मैं 70% रिटेन कर सकूँगी। 90% मैं उस वक्त रिटेन कर पाऊँगी जब मैं अपने हाथ से काम करूँगी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। पेपर्स का प्रेशर उस वक्त होता है जब बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम सिर्फ उनको रटाते हैं, हम उनको समझाते नहीं हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी नहीं है, हम उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करवाते ऐसे हम उनको बहुत स्ट्रेस्ड रखते हैं कि यू हैव टू गेन मार्क्स, मार्क्स मार्क्स मार्क्स। उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। बाहर के ममालिक में जो स्कूल्स हैं उसमें एक पोजीशन होल्डर और एक एवरेज बच्चे को साथ बिठाया जाता है। हमारे यहाँ पर पहले ही आपको कंपैरिजन सिखा देते हैं, आपका डिस्टिंक्शन सिखा देते हैं कि जो पोजीशन होल्डर्स हैं आपने उनकी कोचिंग क्लासेस भी रखनी है, उनको एक VIP प्रोटोकॉल आपने देना है, बाकी बच्चों को आप टोटली साइड पर कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, इशू है। कई आप स्कूल्स के बाहर देखें, मैट्रिक में इतनी पोजीशन ले ली, इवन आप वो मैट्रिक की बात छोड़ें, मैं तो मोंटेसरी लेवल के ऊपर मैं ये देखती हूँ कि फर्स्ट पोजीशन, ओ भाई यहाँ पर तो पोजीशंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेसिक जो हुमा रीज़न है वो प्रॉब्लम यहाँ पर ही आ जाता है कि आपके टीचर्स को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। मैंने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने से पहले हमें एक ट्रेनिंग करवाई गई थी, एक कोर्स करवाया गया था, TAE 40116 उसका कोड है, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट स्ट्रेटजी। उनके लॉ में जब तक किसी ने ये कोर्स नहीं किया ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल टू टीच। अच्छा। वो पहले आपको बाकायदा कोर्स करवाते हैं, कोर्स करके आपको उसको पास करना पड़ता है, तब आप एलिजिबल हैं। अब वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में मेरे सिवा बिजनेस की क्लास कोई नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास TAE 40116 है। ठीक, तो क्या ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। आपको मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है। देखिए, आपको एवेल्युएशन के तरीके सिखाए जाते हैं, असेसमेंट के, क्योंकि हमने एक ही तरीका सीखा है हुमा कि जाओ रट्टे लगाओ और इम्तिहान पास कर दो। ये मैं इस असेसमेंट के टोटली मैं जो है ना इसके अगेंस्ट इसलिए हूँ। द रीज़न इज कि एकदम से एक प्रेशर पड़ जाता है। आपको स्टार्ट से बच्चे की ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो देनी है। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी असेसमेंट में आपको समझने की ज़रूरत है
कि असेसमेंट कितने टाइप्स की होती है। एक सिर्फ फाइनल एग्जाम इज नॉट द असेसमेंट। सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेटिव असेसमेंट होती है। ऑब्जर्वेटिव असेसमेंट वो होती है कि जब बच्चा क्लास में आने से पहले आप उसको एवेल्युएट कर लें। टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आप टीचिंग मेथोडोलॉजीज को डेवलप करें। ठीक है, ये आपकी हो गई ऑब्जर्वेटिव असेसमेंट। देन आपकी आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है कि ड्यूरिंग द कोर्स आप यू आर गोइंग टू एवेल्युएट योर किड। ठीक है, आप अपने जो स्टूडेंट है उसको एवेल्युएट करें कि इसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे जा रही है, वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। फिर उसके बाद हुमा आपकी समेटिव असेसमेंट होती है, जो कि आफ्टर द कोर्स आप देखते हैं कि क्या वाकई जो आपने पढ़ाया है बच्चा उसको कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। उसके अलावा और भी जो है हुमा वो असेसमेंट होती है जिसमें कंडीशनल असेसमेंट है, अनकंडीशनल असेसमेंट है। ये सारी जो है वो रिलेट करती हैं। और उसके अलावा क्राइटेरियन असेसमेंट भी है। वो क्या है असेसमेंट कि आप जिसके ऊपर यू हैव डेवलप सर्टेन क्राइटेरियाज, ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्राइटेरियाज यू आर गोइंग टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये असेसमेंट है। आपने सिर्फ एक फाइनल एग्जाम के ऊपर उससे पहले के प्रोसेस तो आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसकी क्या रीजन है, हम जो है इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आपने कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इम्तहानात के हवाले से। एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है उसका पर्पस क्या है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इम्तहानात याद दहानी के लिए या बच्चों में शऊर उजागर करने के लिए लिए जाते हैं। ताइद से जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों इम्तहानात जो है वो लिए जाते हैं और ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। अच्छा, मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सीधा रखा हुआ है इन्होंने कि यहाँ से उठाना है, याद करना है, उसको लिख देना है और उसी के ऊपर नंबर मिलने हैं। अगर उसके अलावा लिखा तो शायद इनकरेज इसमें एक और चीज ऐड कर लें कि एज इट इज लिखना है, इसमें कोई भी क्रिएटिविटी की गुंजाइश नहीं है। स्टूडेंट अपनी तरफ से डर रहा होता है कि अगर मैंने इसके अलावा लिख दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया तो शायद मेरे मार्क्स ना आए, उसको इनकरेज ना किया जाए। तो ये एक अलमिया है हमारा हमारे सिस्टम में कि हम क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी चांस नहीं देते। क्रिटिकल थिंकिंग इसीलिए हमारी डेवलप होती नहीं है, ना ही टीचर्स में है ना ही स्टूडेंट्स में है। आप क्रिटिकल एनालिसिस भी बच्चे को कहते हैं याद करके आओ, किसी का लिखा हुआ। आप मास्टर्स लेवल पे भी देख लें तो जो किताबें सजेस्ट की जाती हैं कि फ़लाँ पब्लिशर की, फ़लाँ राइटर की जो किताब है वो लेके आएँ, और फिर जब क्रिटिकल एनालिसिस आपने लिखना है किसी चीज़ का तो वो उसी राइटर का लिखना है। तो आपका तो क्रिटिकली आप अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करें। आपको कहा है आप रेस्ट दें अपने दिमाग को, किताबें और हम लोगों ने आपके लिए कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला है, इस पे आप इसको लिख दें और हम आपको मार्क्स दे दें। तो इसको ये जो चीज़ है इसको हमने डिस्करेज करना है। अगर ये कल्चर ख़त्म हो जाता है तो मेरे ख्याल में जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, लेट्स सपोज मैं अब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं माशरती उलूम या मुताला पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी 14 निकात पाकिस्तान के जिनको रट लें, और वो लिटरली रटे जाते हैं। किसी ने आज तक बच्चों में समझे नहीं है। मैं खुद उस फेज से गुजरी हूँ तो वो इतना बड़ा मुश्किल काम था। छोटे छोटे नुकात याद रहते थे, लंबे वाले गड़बड़ हो जाते थे। तो अगर यही क्लास में एक्सरसाइज टीचर ये एक दिन आके दे दे कि ये 14 निकात में से कौन सा गैर ज़रूरी है वो ढूंढें, सो दे विल क्रिटिकली एनालाइज। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, सारों को पढ़ेंगे, ग्रास्प करेंगे, कोशिश करेंगे कि कहा क्या जा रहा है इसमें, या उन्हें कहें कि जी 15 अगर होते तो 15 नुकात कौन सा होता। तो ये एक्सरसाइजेज आपको ट्रिगर करती हैं आपकी कि ये जो एनालिटिकल स्किल्स हैं ये निखरें, और हर कोई बैठ के जब डिस्कस करता है तो फिर होता है। जब आपने डिस्कशन का तो मौका ही नहीं देना बच्चों को, इतने जो दिमाग है छोटे छोटे बच्चों के जिनमें एक दुनिया होती है, उनके सवाल होते हैं, उनकी आप क्रिएटिविटी को मार देते हैं। आप उन्हें बिठाएं तो सही, उनसे पूछें तो सही, बिल्कुल तो वो मौका दें। टीचर के पास कैसे मौका लें अगर टीचर ही यहाँ पे स्नब कर देता है। एक छोटे बच्चे की बात कर लें तो फिर एक सेंटेंस को वो बदल नहीं सकता। अगर उसको टीचर ने लिखवाया ये घर है और वो ये मेरा घर है लिख देता है तो उसको मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, बल्कि हाईलाइट किया जाता है कि आपने ये गलत लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका है। और मैं आपको बताऊँ कि गैप इतना ज़्यादा अब हो गया है कि कुछ स्कूल्स जो हैं जो बड़े महंगे या जिनको हम कहते हैं कि जी बहुत ही अच्छा एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, वो स्कूल बहुत मेहनत कर रहे हैं,
नो डाउट उनमें क्रिटिकल जो ये सारी चीज़ें ये डेवलप हुई हुई हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होती है, वो रट्टाबाजी को डिस्करेज करते हैं और बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। जबकि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो राइटिंग पे बहुत तवज्जो देते हैं। आप वेस्ट में चले जाएं, वो कहते हैं कि ये जुल्म है अगर आप राइटिंग के ऊपर बच्चों को मार्क्स काट रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, आप बच्चों को राइटिंग के ऊपर जज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है जितना आपका दिमाग या आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी ओपिनियन जो है वो डेवलप करना ज़रूरी है। बिल्कुल, वो हम नहीं कर रहे होते। तो क्लासरूम में भी ऐसा है कि टीचर को भी एक सर्टेन दिया हुआ है सिलेबस, उसी को पूरा करना है, वही सवाल ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं, बच्चों ने वहीं से कॉपी करने हैं। सही, थोड़ी सी लिबर्टी दे दें कि बच्चे को सबक सुना दिया है तो उसको कहें कि खुद से जवाब बना के दे दो, व्हाटएवर ही सेज उसको इनकरेज करें। वो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके 8, 9, 10 जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं स्टूडेंट लाइफ के, उस वक्त वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने लिए कोई फैसला कर सके, कोई डिसीजन ले सके, इवन कॉपी पे एक जवाब किसी और तरीके से अगर दे दे, वही अल्फाज ना यूज़ करे लेकिन वो मतलब वही बनता हो, तो वाई नॉट। मतलब इन चीज़ों को हम इनकरेज नहीं करते। तो हमारे सिस्टम में एक ये बहुत बड़ा गैप है। और फिर जब सिस्टम में बात करते हैं, वो स्कूल सरकारी स्कूलों की बात की जहाँ ज़ेब ने बिल्कुल सही कहा कि इतना बड़ा वॉइड है, आप नहीं कर सकते जब नौजवान उन स्कूलों से पढ़ के उन कॉलेजेस से आते हैं और आप किसी तरह से समहाउ कोई कुछ बच्चे उनमें से शाइनिंग होते हैं जो मार्क्स लेके आ जाते हैं, वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर मार खा जाते हैं और उनको वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो दूसरे बच्चे ले जाते हैं। तो ये वॉइड किसने ख़त्म करना है? ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो टीचर्स हैं, इदारे हैं, हेड्स हैं, गवर्नमेंट अपने तौर पे काम कर रही है। गवर्नमेंट का काम होता है कि पॉलिसीज़ लॉन्च कर देते हैं, उसका फीडबैक फॉलो अप नहीं लिया जाता। आप थ्रो कर देते हैं कोई चीज़, लेकिन फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि फॉलो अप किया जाए या फिर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। जहाँज़ेब, जैसे कि हम कुछ माइंडसेट्स को डिस्कस करें, जहाँ कॉपी पेस्ट का हमें रिवाज नज़र आता है, वहीं एक और इशू भी नज़र आता है कि अगर फॉर द टाइमिंग हम ये देखें कि अगर एक टीचर ने एक एग्ज़ाम के अंदर आउट ऑफ सिलेबस कुछ बच्चे से जानना चाहा या पूछना चाहा और वो बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाया, तो वालिदैन की जानिब से भी ये कंप्लेन की जाती है कि टीचर ने ये तो बताया नहीं था, जो पूछ लिया, अब हमारे बच्चे के मार्क्स डिडक्ट हो गए, उसकी पोजीशन लूज़ हो गई, अब उसके जो है वो ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम कैसे बताएंगे कि हमारे बच्चे ने तो सब कुछ याद किया था लेकिन उससे पूछा कुछ और गया। इस माइंडसेट के हवाले से कितना जो है वो ज़रूरत है कि वालिदैन की काउंसलिंग भी की जाए, उनको भी समझाया जाए कि सिर्फ ग्रेड्स और पोजीशन ही सब कुछ नहीं है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसका मेंटोर जो होता है वो उसके वालिदैन होते हैं, उसके टीचर्स उसके वालिदैन होते हैं, उसके ट्रेनर्स उसके वालिदैन होते हैं। तो चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, घर से चैरिटी स्टार्ट होती है। अगर आप बच्चे की परवरिश का जिम्मा टीचर के ऊपर डाल देंगे और कहेंगे जी स्कूल जाने, स्कूल का काम जाने मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो ये गलती है। मेरा काम तो सिर्फ अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना, वहाँ की एक्सपेंसेस उठाना, तो ये इंतहाई गलती है। ये 2 वे हैंडशेक है, अगर दोनों तरफ से आएगा हाथ तो फिर हैंडशेक होगा, वरना हैंडशेक नहीं होगा। ये पेरेंट्स का कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे का करियर काउंसिल करें, उसकी करियर काउंसलिंग करें कि उसने क्या करना है लाइफ में, उसके एटिकेट्स पे काम करें और उसको ये बताएं कि नंबर गेम्स के पीछे भागोगे तो आप अपने आप को एक प्रेशर कुकर की हैसियत दे दोगे। आप अपने आप को रिलैक्स रखें और आप पढ़ाई की तरफ फोकस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की तरफ फोकस। तो यकीनन पहला स्टेज जो है वो ये घर है, पहला स्टेज जो है वालिदैन है, और पहले हमें वालिदैन को ये समझाना है कि आपने अपना किरदार अदा करना है बच्चों की परवरिश में। देखें, जहाँ तक अभी मेरी मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने बात की कि जनाब क्रिटिकल थिंकिंग, मैं इस चीज़ का बहुत कायल हूँ और ये मेरी मतलब दिल से ये चीज़ निकलती है कि जनाब क्रिटिकल एनालिसिस जो हैं ये हमारी कौम की यूथ के अंदर होने चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि हम जिस माशरे में हैं, किसी भी इदारे के अंदर ले लें, क्रिटिकल एनालिसिस को पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन करता है आपकी कारकर्दगी के ऊपर, क्वेश्चन करता है कि आपके वीक पॉइंट्स के ऊपर, और वो आपको पसंद नहीं आता। तो क्रिटिकल एनालिसिस की जो घुट्टी है, मैं समझता हूँ वो बचपन से होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर। हम बचपन में पढ़ते थे उर्दू में कि अकरम स्कूल गया, सही, 25 साल बाद भी अकरम स्कूल ही जा रहा है। सही है। अकरम बेशक बूढ़ा हो गया है लेकिन अकरम से अजमल नहीं हुआ, क्योंकि अगर बच्चे ने अजमल लिख दिया तो उसके नंबर कट जाएंगे। ऐसे ही है, ठीक है। ए फॉर एप्पल ही हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन नहीं हो सकता। अगर बच्चे ने ए फॉर एरोप्लेन लिख दिया, क्रिएटिविटी दिखा दी, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि मेरा अपना जो उस्ताद है वो क्रिएटिव नहीं है। सही, बिल्कुल। मेरा अपना उस्ताद जो है वो डरा हुआ है कि मुझसे क्वेश्चन ना हो जाए, मुझसे कोई सवाल ना हो जाए।
तो जाहिर सी बात है, मैंने अपने बच्चे की अगर ट्रेनिंग कर दी और मैंने एक ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को भेज दिया जहाँ पर मेरा उस्ताद डरा हुआ है और उसको ये समझ है कि अगर मेरे बच्चे ने मुझसे आउट ऑफ द सिलेबस कोई बात कर ली तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसको स्नब करने के अलावा, तो वो स्नब करेगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जो अभी जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं इम्तिहानात के हवाले से, तो देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। एक होता है कॉन्सेप्ट बेस, एक है ग्रेड बेस। पाकिस्तान ग्रेड बेस के पीछे भाग रहा है, बिल्कुल ऐसे हम कॉन्सेप्ट बेस के पीछे नहीं भाग रहे। एग्जैक्टली। आइदर आपके यूनिवर्सिटीज, आइदर आपकी इंस्टीट्यूशंस, आपके कॉलेजेस आपको टेक्निकल स्किल्स देते, आपको टेक्निकली साउंड करते, आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाते, आपको स्टार्टअप की तरफ लेके जाते, आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात कर रहे होते, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप उनसे लें जी, हर तरह का असेसमेंट लें। लेकिन जब आपका टोटल फोकस ही एकेडेमिया है, आपका टोटल फोकस थ्योरी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपको ये नहीं देखना कि उसने क्या ग्रेड लाया है। मैंने कई ऐसे मोहतरम लोगों को देखा है जिनके बाकमाल ग्रेड्स हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करें तो वो एक से दूसरे सवाल के अंदर सुमुन बुकमुन हो जाते हैं। मेरे इदारे में जब कोई टीचर आती है हायरिंग के लिए, वो मास्टर्स होती है, एमफिल होती है, या मेरे इंस्टीट्यूशन जो जवान पाकिस्तान है उसमें जब कोई लड़का या लड़की आते हैं और जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो हम उनको उनके फील्ड के हिसाब से 2 से 3 सवाल करते हैं। आप यकीन माने कोई भी एक ऐसा शख्स मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा, कोई हमारी यूथ ऐसी मेरी नज़र से नहीं गुजरी, कोई टीचर ऐसी नज़र से नहीं गुजरी जिसने 2 से 3 सवाल का जवाब दे दिया। वो यकीनन किसी न किसी सवाल पे आकर रुक जाते हैं और विड्रॉ कर जाते हैं कि जी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने और अगर एकेडमिकली देखें तो उनके ग्रेड्स बहुत हाई, ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं और बड़ा अच्छा ग्रेड परफॉर्म कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि हम एक टोटल फेल सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। एक टोटल फेल सिस्टम है जो हमारे स्कूल्स करवा रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे, हम स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, हम उन्हें स्किलफुल नहीं बना रहे, उनके शऊर को डेवलप नहीं कर रहे। सही। तो मेरे ख्याल में जब आप ग्रेड सिस्टम की दौड़ में किसी को लगा देंगे, उसे प्रेशर देंगे कि अगर आपके सर्टन पॉइंट से ऊपर ग्रेड नहीं जाते तो आपकी ज़िंदगी तबाह है, बर्बाद है, और हम उसको वो फियर दे देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे, तो वो एक जो दौड़ बढ़ जाती है वो प्रेशर डेवलप करती है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हो जाएगी ग्रेड्स की हद तक, वो कुछ सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, आपके वाइट वॉश हो जाएंगे, आपका क्रिटिकल एनालिसिस वाइट वॉश हो जाएगा और आप एक अच्छा इंसान बन के माशरे में नहीं आ सकते। प्रैक्टिकली आप जब किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, आप टोटली ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, तो आप इंटरव्यूअर के साथ बात ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपने ऐसा कोई इंटरेक्शन डेवलप करने की ना कोशिश की, ना आपको सिखाया गया, और ना आपके साथ आपको स्किल्स शेयर किए गए आपके साथ, ना आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको स्किलफुल बनाया है, तो आप बात नहीं कर पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। क्रिटिकल एनालिसिस तो वाइट वॉश हो चुका होगा आपके ज़हन से। बिल्कुल। आप उसी दौड़ में होंगे जिस दौड़ में पूरा पाकिस्तान चल रहा है। तो ये यकीनन टू वे हैंडशेक है पेरेंट्स की जानिब से भी और इंस्टीट्यूशंस की जानिब से भी, कि वो स्किल बेस को प्रमोट करें, वो कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करें और फिर असेसमेंट को, क्योंकि एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है, असेसमेंट्स लेना भी ज़रूरी है और एवल्यूशन भी होनी चाहिए, लेकिन किन बेसिस पे होनी चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और इसके लिए टीचर्स को कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, या फिर किस तरह से ट्रेनिंग्स को प्रमोट करना है। सो मेरा एवल्यूशन तो देखिए ज़रूरी है, असेसमेंट भी लेनी है, एग्जामिनेशन भी लेनी, लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कौन सी बेसिस हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किन मयारात पे पूरा उतरना है टीचर्स को, किन पर बच्चों को, इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? हुमा, मुझे एक वासिफ अली वासिफ का कोट याद आ रहा है। उन्होंने फरमाया कि यादाश्त पे रहने वाला इल्म आर्जी है, क्योंकि यादाश्त खुद देर पा नहीं होती। असल इल्म वो है जो आपके दिल में उतरकर आपके अमल से जाहिर हो। क्या बात है, वाह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपने कहा ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग की मैं आपको बात बताती हूँ, मैं खुद मॉन्टेसरी ट्रेनिंग करवाती हूँ, लेकिन जब भी किसी टीचर का इंटरव्यू करे, जब आप इंटरव्यू करते हैं तो हमें उनकी क्वालिफिकेशन पता चलती है कि जी मैंने इंजीनियरिंग की है। देन व्हाई आर यू हियर? मॉन्टेसरी इज द डिफरेंट मेथोडोलॉजी। आपकी क्वालिफिकेशन आपके प्रोफेशन से मैच ही नहीं करती। फिर जब आपको उन बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता तो आप कैसे क्लास में टीच कर सकते हो? मैं जब ट्रेनिंग्स करवाती हूँ तो मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाती हूँ, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, कि पहले यू नीड टू बी फेमिलियर। उसमें मैं क्या सिखाती हूँ, पहले आपको यू नीड टू स्टडी के पहली रिसर्च क्या, क्योंकि रिसर्च लॉजिकल होती है, पहले से काम किया होता है। हर टीचर को, अगर आप यहाँ पर टीचर से पूछे कि किसको ये थ्योरीज का पता होगा, मैं पहले बताती हूँ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है। आपको समझना चाहिए कि पियागे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को समझना चाहिए।
बिहेवियरिज्म थ्योरीज को समझना चाहिए, क्योंकि आप वो नहीं समझेंगे तो आप लोगों के बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। आपको कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरीज को समझना चाहिए, आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझना चाहिए। ये सारी थ्योरीज को पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे, जब अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट डेवलप करें कि हमें ये ज़रूरत है, हमें ये शौक़ होना चाहिए कि जिनको हम सिखाने जा रहे हैं, जिनकी जजमेंट कर रहे हैं, जिनकी असेसमेंट ले रहे हैं, उनके लिए ही, उनकी बेहतरी के लिए ही हमने कुछ ट्रेनिंग्स लेनी है, कुछ सेशंस लेने हैं, और हमने भी इंटरेस्ट डेवलप करना है कि हम कुछ ऐसे तरीक़ेकार अडॉप्ट करें, कुछ ऐसी मेथडोलॉजीज़ फॉलो करें जो कि आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले वक्त के लिए ज़रूरी है। सुमेरा से ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इम्तहानात के हवाले से। इम्तहानात को लेने का रीज़न क्या है, क्या याद दहानी के लिए लिए जाते हैं, शऊर उजागर करने के लिए लिए जाते हैं ये इम्तहानात, इस प्रोसीजर को आसान कैसे बना सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी असेसमेंट भी ली जाए, उनकी एवेल्यूएशन भी की जाए और इम्तहानात भी लिए जाए, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ आसानी प्रोवाइड करनी है। कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो इम्प्रूवमेंट क्या है और क्या हो सकती है, सोल्यूशंस और सजेशंस पे बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। ब्रेक पे जाने से कबल सुमेरा से बात हुई थी और हमने कहा था सुमेरा जब हम वापस आएंगे तो हम आप ही से आगाज़ करेंगे। जी फरमाइएगा। हुमा, असेसमेंट हम जो लेते हैं एग्ज़ाम में वो हम याददाश्त को चेक कर रहे होते हैं। असल में असेसमेंट दो तरह की होती है। ठीक, एक आपका नॉलेज बेस्ड होता है, एक प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। नॉलेज बेस्ड में आप उनका नॉलेज एवेल्युएट करें, प्रैक्टिकल बेस्ड में उनको प्रेजेंटेशंस दी जानी चाहिए, उनको केस सिनेरियो दिए जाने चाहिए, उनको सिचुएशंस जो है वो देनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन होने चाहिए। प्रैक्टिकली आप इनको इन्वॉल्व करें। जैसे सर ने कहा कि जब लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, इवन एमफिल किया होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इवन दे आर अनएबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, और दिस इज द फैक्ट। ये बहुत ही आप कहें कि एक क्रिटिकल फैक्टर है कि हमारे यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हम हमेशा से बच्चों को सिर्फ चीज़ें याद करवाते नहीं हैं। जब तक आप सिर्फ रट्टा लगवाएंगे, चीज़ें याद करवाएंगे, वो बच्चे कभी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप सुमेरा कह रही हैं कि प्रैक्टिकल बेस एग्जामिनेशन भी होने चाहिए, थ्योरी बेस भी होने चाहिए, लेकिन फिर वही बात एक छोटे बच्चे की आती है जो कि ऑलरेडी इतना बर्डनाइज है कि 7 से 8 सब्जेक्ट्स का बोझ वो लिए हुए है, 7-8 एग्जाम्स उसने देने हैं। अब अगर इसमें भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थ्योरेटिकल अलग अलग हो जाते हैं तो सोचें 7 से 14 हो जाएंगे तो क्या वालिदैन बर्दाश्त कर पाएंगे? हुमा, स्ट्रेस उस वक्त आता है जब आपकी याददाश्त को एवेल्युएट किया जा रहा होता है, लेकिन जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ प्रैक्टिकल बेस्ड भी, वो क्रिएटिव है, ठीक, वो एक्टिविटी बेस्ड है, उसमें बच्चे स्ट्रेस नहीं होंगे, उसमें बल्कि पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक, उसमें वो एंजॉय करेंगे, और जब वो क्लास में एंजॉय करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके एग्जाम में बैठेंगे, और वो एग्जाम ऐसे नहीं होते कि मैंने वो 14 निकात याद करने हैं और अभी पेपर पे एक पॉइंट भी गलत हो, वैसा नहीं है। जिसमें क्रिएटिविटी हो तो इसमें जो है बच्चे कभी भी मार नहीं खाएंगे। सेकंड, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब होंगे, क्योंकि जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आप बच्चों से पूछें, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही पूछे, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। वो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता चल वो सब्जेक्ट्स ये वाले क्यों पढ़ रहे हैं, इस डिसिप्लिन का इंतखाब क्यों किया, लिटरली उनको नहीं पता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको ज़िंदगी भी तो गुजारनी है। हमने सिर्फ कागज़, ये आपकी डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर, अगर आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकती, तो मेरी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। अब माइंड सेट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, अब चेंज हो रहा है। आप इस चेंज को एक्सेप्ट किस तरह से किया जा सकता है और कितना ज़रूरी है कि इसके लिए भी हम एफर्ट्स करें। ताहिद, आपके पास क्या सजेशन है इसके लिए? इसको अडॉप्ट करने के लिए अब बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे टीचर्स की बात कर रही हैं तो सुमेरा ने बिल्कुल
सही कहा कि टीचर्स, एवेलुएशन, असेसमेंट, ये सब कुछ, और थोड़ी मेथडोलॉजी चेंज करनी चाहिए। और असल में ये है कि एक तरफ से बर्डन अगर स्कूल की तरफ से है तो घर से भी उतना ही बर्डन होता है। एटलीस्ट एक साइड मान जाए, और शायद बहुत ज़्यादा होता है घर से। हाँ, एक साइड गिव अप कर दे इसके ऊपर, पेरेंट्स इस चीज़ को कर लें कि बर्डन ना डालें बच्चों को, कि चले कोई बात नहीं थोड़े नंबर ले लो, बट उनको थोड़ा सा मजीद एक्सपोजर दे दें, उनकी थोड़ी सी घर में ट्रेनिंग डिफरेंटली कर दें। वो वही किताबें पढ़ के स्कूल में आते हैं, वही चीज़ें घर में दोबारा करवाई जाती हैं होमवर्क के तौर पे, उन्हीं चीज़ों को रटाया जाता है। तो बच्चे तो ओवर बर्डन है और उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल अब उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हमें कम से कम थोड़ी लीनियंसी इसमें दिखानी होगी सिस्टम में भी। जो इदारे चल रहे हैं उनके हेड्स को चाहिए कि वो टीचर्स को थोड़ी सी लेवरेज दें इस चीज़ की, और उनको थोड़ा सा स्पेस दें कि वो भी क्रिएटिव काम करें। डिस्कशंस होनी चाहिए। यू नो, आप हर दिन एक ही जैसा सेटअप भी अगर होता है ना क्लास का, कि सेटिंग एक ही जैसी क्लासरूम सेटिंग होती है उसमें बैठते हैं, आप 2 दिन चेंज करके देखें, हफ्ते में सर्कल्स में बिठा दें उनको, ग्रुप्स में बिठा दें, पेयर्स में बिठा दें, वो बहुत अच्छा तरीका है करवाने का काम। आपको जो लगता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी मेथडोलॉजी को डिफरेंट करें, उसको उसी सेम मेथडोलॉजी से मत करवाएं। तो ये सारी चीज़ें करना, और ये चेंज अडॉप्ट करने के लिए आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो मुश्किल इंसान के लिए चीज़ होती है कोई चीज़ रूटीन से हट के करना। आप नई चीज़ टेस्ट करते हुए डरते हैं, आप नया काम करते हुए डरते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये अब हमें आदत इसकी डेवलप करनी पड़ेगी। ये हैबिट जब बन जाएगी कि आप हर दफ़ा डिफरेंट काम कर रहे हैं, आप इनोवेशन के ऊपर सारी चीज़ें बेस कर रही हैं आपकी, तो फिर आपको आदत बन जाती है। आप उसमें ज़्यादा फन बेस्ड एक्टिविटीज़ जो है बच्चों की लर्निंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कराती है, उन्हें याद रहता है। बिल्कुल, जिस चीज़ में कोई ऑडिटी अटैच हो जाएगी, कुछ नया अटैच हो जाएगा, बच्चे हमेशा याद रखेंगे। और जो रूटीन में होती है उसके ऊपर ना वो ध्यान देंगे, ना वो सुनेंगे, ना ऑब्जॉर्व करेंगे, और ना ही उसके ऊपर अमल करेंगे। और फिर एट द एंड यही होगा कि एग्जाम्स में बच्चे बीमार हो जाएंगे, जो कि हम अक्सर वालिदैन की जानिब से देखते हैं कि वो परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे एग्जाम्स में ही क्यों बीमार होते हैं। हमने इस क्यों का जवाब भी ढूंढना है। बिल्कुल, और वो क्यों होते हैं, वो स्ट्रेस इतना लेते हैं। आप समझते हैं कि बच्चों के ऊपर नहीं वो असर होता, बड़े ही सिर्फ परेशान हो सकते हैं, उन्हें वसाइल की परेशानियाँ, उन्हें कमाने की परेशानी है, घर चलाने की परेशानी है। बच्चों के दिमाग इतने सेंसिटिव होते हैं, आप वो जो बर्डन दे रहे होते हैं वो शायद शो नहीं कर रहे होते, शरारतों में होते हैं, डांट खा रहे होते हैं, मार खा रहे होते हैं पेरेंट्स से घर में। उन्हें जब स्कूल जाते हैं उनकी भी ईगो होती है, उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता, वो पिछले बेंच पे बैठे हुए हैं, आज उन्हें टीचर ने अगर अटेंशन नहीं दी और वो हाथ आज सबक याद करके गया, मेरे बेटे को अक्सर वो मुझसे ये जब करता है तो मुझे होता है कि अच्छा इसको एहसास हुआ इस बात का कि मैंने हाथ खड़ा किया, टीचर ने मुझसे नहीं पूछा, बाकी बच्चों से पूछ लिया। उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो उससे भी इंटरेक्ट किया जाता। बिल्कुल। तो ये कुछ बच्चों में रह जाती है, और फिर वो कमी जब उनकी अगर आदत बन गई है कि उनसे तो पूछा ही नहीं जाना क्योंकि उन्हें तो नालायक कंसिडर कर दिया गया कि ये तो ये बच्चे जवाब देते हैं तो उन्हीं से पूछा, लेबल्ड हैं वो बच्चे, तो अब ये तो कुछ कर नहीं सकते। एक दफ़ा अगर ये फेलियर का शिकार हो गए, एक एग्ज़ाम को ये पास नहीं कर पाए, तो शायद ये अब किसी और एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो जहांज़ेब, अगर इस सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस को ही हम कंसीडर करें और ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आगे चलें कि क्यों हम इतने ज़्यादा जजमेंटल हो गए कि बच्चे ने ये एक पर्चा जैसा दिया है, इसी पे इसको देखा जाएगा कि क्या कामयाब है या ये नाकाम है, और पूरी ज़िंदगी वो टाइटल उसके साथ चलेगा। इसको भी तो तोड़ना है, इस माइंडसेट को भी तो चेंज करना है। देखिए, अगर हम जैसे फिनलैंड की शुरू में बात हुई थी, इब्तिदाई कलमात में हमने देखा फिनलैंड की बात हुई, दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अगर हम जाते हैं तो हाई स्कूल तक जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो है ही नहीं, या है तो बहुत ही लीनियंट है, बहुत ही कैजुअल है, फन बेस्ड है, और उसमें आपको नहीं पता चलता कि आपका असेसमेंट हो गया है और बच्चा प्रमोट हो चुका होता है अगली क्लास में। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हाई स्कूल से पहले बच्चे को जैसे जंग में जा रहा होता है ना, मैदान जंग में जा रहा होता है, हम उस तरह उसको प्रिपेयर करते हैं मॉन्टेसरी लेवल पे। हालांकि मॉन्टेसरी लेवल पे असेसमेंट्स लेना मेरा ख्याल में ये सबसे बड़ी मेरा ख्याल में एक ज्यादती है कि मॉन्टेसरी का बच्चा जो रंगों में खेल रहा है, जो कलर्स कर रहा है, जो अपने कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप कर रहा है, मोटिव स्किल्स को डेवलप कर रहा है, आप उससे कैसे असेसमेंट ले सकते हैं? ये तो खिलाफ कुदरत है कि आप उससे जो है असेसमेंट ले रहे हैं। अगर हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं जो फिनलैंड का सिस्टम है, जो बताता है कि हाई स्कूल से पहले आपने असेसमेंट ही नहीं लेनी, या अगर आप बहुत ज़रूरी समझते हैं तो फन बेस्ड असेसमेंट्स लें जिसमें बच्चा अपने आप को प्रूफ कर सके कि मैं किसी काबिल हूँ। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम अगेन वही आता है, हम कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, हम ग्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं, हम नंबर गेम्स के पीछे पड़े हैं। दुनिया में जहाँ पर भी आप नंबर गेम्स की दौड़ में लग जाएंगे, आप अपना सुकून खो देंगे, आप अपना चैन, अपना पीस ऑफ माइंड खो देंगे। यकीनन। एक छोटा बच्चा
वो उसकी ज़िंदगी में रंगों से भरी ज़िंदगी होती है, टेंशन की ज़िंदगी नहीं होती। और वो जो टेंशन की ज़िंदगी है वो हमारी ज़िंदगी है, ज़ाहिर सी बात है। हम अर्निंग स्टेज में हैं, वो एंजॉइंग स्टेज में हैं। हम उस स्टेज में उन्हें टेंशन जो है वो तोहफे में देते हैं कि जनाब आपने इस दौड़ में पड़ जाना है और फलां बच्चा कामयाब हो गया है तो जी आप नाकाम हो गए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल। जाज़िब, इसका हल क्या है? आप अपने पैगाम के ज़रिए इसको कहें बताएं। इसका हल देखें, इसका हल बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे पेरेंट्स पे ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेज नंबर 1 वो पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप करें बच्चे का, उनका करियर काउंसलिंग करें। नंबर 1 उन्हें बताएं कि अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, कोई मैटर नहीं करता, बहुत बड़ा जहान है और बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। आप अपनी स्किल्स की तरफ जाओ, आप अपनी उनको अवेल करने की कोशिश करो। बहुत प्यारा पैगाम आपने दिया। ताइद, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? जी बिल्कुल, आप जो टीचर्स हैं स्पेशली पहले तो बच्चों के साथ ट्रस्ट डेवलप करें कि वो गलतियां अगर करते भी हैं तो उन्हें डर ना हो इस बात का कि उसके ऊपर कोई सज़ा होगी या उनके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये ट्रस्ट डेवलप करें और इस रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत आप बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रोफेशन में अगर अपना पैशन तलाश कर लेते हैं। अगर आप एक्सीडेंटली बने हैं टीचर या अगर आपको हालात ने इस तरफ लेके आए हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उसका एक और हल ये है कि अब अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं, आप समंदर में उतर चुके हैं, तो आप उसमें अपना पैशन तलाश करें। बिल्कुल, उसको सस्टेन करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। सुमेरा, आपका क्या पैगाम है? एक शेर कहूँगी, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक सिखाया, मैं कुछ ना जानती थी, सब कुछ मुझे सिखाया, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, मैं बिल्कुल अनजान थी, दुनिया का सबक सिखाया। क्या बात है हुमा, मैं आज जो यहाँ पर हूँ मैं अपने उस्ताद की वजह से यकीनन, तो मैं चाहती हूँ कि सब जो हैं ऐसे ही उस्ताद बने कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो उनकी प्रोडक्ट बने, वो अपने उस्ताद को, अपने मेंटोर को आइडेंटिफाई करें, रिफ्लेक्ट करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितने भी सोल्यूशन और सजेशन यहाँ डिस्कस हुए वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह के